Hello friends. So in this lecture we will learn about article 31 which is deleted and article 32. Hello friends. So in this lecture we will learn about article 31 and 32 का थोड़ा सा जिस्ट पढ़ेंगे. ठीक है. तो 29 और 30 यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स 30 तक टिल 30 कंप्लीट हो चुके हैं. आज हम लोग 31 और 32 को पढ़ेंगे. तो 31 जो कि फंडामेंटल राइट था, ठीक है, ये राइट टू प्रॉपर्टी था जिसको डिलीट कर दिया गया, यानी कि इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ये अब हमारा लीगल राइट कहलाता है, ना कि फंडामेंटल राइट. ठीक है. अब इसमें लिखा क्या गया था, ओरिजिनली इसमें क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट, यानी कि आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, यानी कि उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते थे डायरेक्टली. ये क्या था, इट डील्स विद द एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बाय द स्टेट, यानी कि स्टेट प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, और अगर वो एक्वायर करता है तो गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा, उस पर्सन प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए कंपनसेशन देना पड़ेगा. ठीक है. और ये चीज़ कंपलसरी थी. ठीक है. लेकिन आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये चीज़ को रिमूव कर दिया गया. ठीक है. ये क्या बना दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा के इसको एक लीगल राइट बना दिया गया. ठीक है. विच इज अंडर आर्टिकल 300A. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज ध्यान रखना कि ये कौन से फंडामेंटल राइट के तहत किया गया है, सॉरी कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया और कौन से आर्टिकल में है ये मेंशन. ठीक है. और किस आर्टिकल में अब इसको मूव कर दिया गया है और इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, लीगल राइट है. ठीक है. तो अब इसका क्या है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट अथॉरिटी बाय द लॉ, यानी कि लॉ के तहत ही आप किसी प्राइवेट पर्सन की प्रॉपर्टी को ले सकते हो. ठीक है. नाउ इसका एक सिंपल से ये है, इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि ये लीगल राइट है तो यानी कि हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते अंडर आर्टिकल 32. ठीक है. इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं. ठीक है. या तो जो प्रॉपर लीगल प्रोसीजर होता है वो जा सकते हैं. ठीक है. नाउ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकता है या नहीं. तो इसका आंसर है यस, फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकता है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे. ठीक है. नाउ अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे नेशनल इमरजेंसी जब लगती है, यानी कि पूरे इंडिया में जब नेशनल इमरजेंसी लगती है अंडर आर्टिकल 352, तो क्या होता है, आर्टिकल 19 क्या है आप लोग बताना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो दिया है उसमें. ठीक है. राइट टू फ्रीडम. ठीक है. फ्रीडम के अंदर जितने भी 6 राइट्स आते हैं वो सारी चीज़ें. तो आर्टिकल 19 के अंदर जितने भी राइट्स हैं ना, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे. अगर जैसी ही नेशनल इमरजेंसी अप्लाई होती है तो ये अपने आप सस्पेंड हो जाएंगे. ठीक है. लेकिन अगर इनका हम लोग 3 ग्राउंड पे इमरजेंसी आगे पढ़ेंगे. 3 ग्राउंड की इमरजेंसी होती है, एक होती है वॉर, ठीक है, या एक्सटर्नल एग्रेशन, या होता है आर्म रिबिलियन. ठीक है. आर्म रिबिलियन से पहले एक वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसको मिसयूज किया गया था बाय इंदिरा गांधी. ठीक है. ये आप लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ोगे तो इसको ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाओगे. फिर उसके बाद की जो मोरारजी देसाई की जो सरकार थी, उन्होंने इसको चेंज करके इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह लगा दिया आर्म रिबिलियन. ठीक है. ये आप बाद में पढ़ोगे जब इमरजेंसी को टॉपिक पढ़ोगे. ठीक है. बस एक जस्ट रखना, बस एक आइडिया रखना. ठीक है. तो 3 ग्राउंड पे हम लोग इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं. एक है वॉर, ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबेलियन. ठीक है. तो सिर्फ अगर वॉर है या एक्सटर्नल एग्रेशन है तभी हमारे ये आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा. ठीक है. और ऐसे सस्पेंड नहीं होगा. अगर आर्म रेबेलियन है तब सस्पेंड नहीं होगा आर्टिकल 19. ठीक है. अब आर्टिकल 20 और 21 में हम लोग ने क्या पढ़ा था, ठीक है, वो चीज़ क्या है, कैन नॉट बी सस्पेंडेड. आर्टिकल 20 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाला था. आर्टिकल 20 क्या था, अगर अरेस्ट होने के बाद आपके पास जो राइट्स हैं, ठीक है, आपको अरेस्ट होने के बाद आपको आर्बिट्रेरी कन्विक्ट नहीं किया जाएगा. ठीक है. तो ये चीज़ था. तो ये दोनों आर्टिकल क्या है, ये दोनों कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकती, ना कि इमरजेंसी के टाइम में भी सस्पेंड नहीं होती. दिस प्रोटेक्शन वाज एडेड अंडर आर्टिकल 44. ठीक है. 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसको डाला गया है कि आर्टिकल 20 और 21, ठीक है, ये क्या है, इम्यून्ड है
अगर ये इमरजेंसी भी लग जाती है ना, तब भी ये आर्टिकल आप सस्पेंड नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट, क्योंकि इमरजेंसी जब लगी थी ना 1975 के द्वारा 1975 में, तो इसका बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ किया था। उस टाइम क्या हुआ था, सारे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है, इवन 20 एंड 21। सो आर्बिट्ररी अरेस्ट हो रहा था लोगों की फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 21 का भी हनन हुआ है। तो इस चीज़ को देखते हुए आर्टिकल 40 अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 44 के द्वारा ये चीज़ को ऐड किया गया, ठीक है। इसको प्लीज़ ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब कुछ ऐसे भी फंडामेंटल राइट्स हो गए जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा बताया जाएगा, ठीक है, कि ये सस्पेंड होना है। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट का नेचर क्या है। फंडामेंटल राइट जो कि हम लोग ने पढ़ा कि ये जस्टिशिएबल है और ये जुडिशियल रिव्यू के द्वारा प्रोटेक्टेड है, ठीक है। यानी कि अगर हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट 12 से लेके 31 तक कोई भी 12 से लेके 31 तो अब डिलीट हो गया है, तो जितने भी फंडामेंटल राइट अगर वो हमारे जरा वो होते हैं, उसके कॉन्ट्रावीन या एब्रेज और वायलेट होते हैं, तो उस चीज़ के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। और अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास तो गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के पास पावर कहाँ से आती है? अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है अंडर रिट जुरिस्डिक्शन है कि वो अपना रिट जुरिस्डिक्शन है कि वो अपना वो कर सकते हैं कि इसके बेसिस पे वो रिट इशू कर सकते हैं, ठीक है। 5 या 4 तरीके की रिट्स होती हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसको डिटेल में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ थी। और आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 क्या है? उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का आर्टिकल, ये जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है, क्योंकि ये क्या है, जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। ये क्या है? इज नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बी आर अम्बेडकर ने ये कहा है कि आर्टिकल 32 क्या है? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? आप खुद सोचो, अगर हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, बट ये अगर जस्टिशिएबल ही नहीं होता, अगर वॉयलेशन के बाद अगर हम कहीं जा नहीं सकते, तो इसका मतलब तो कोई कोई बनता नहीं है ना, कोई राइट नहीं बनता। तो ये जो जस्टिशिएबिलिटी जो देता है वो आर्टिकल 32 के तहत ही आती है, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 32 में क्या है? रिट जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। कैन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इशू रिट? तो नो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इशू नहीं कर सकती, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही रिट इशू कर सकती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की पावर्स कहाँ से आती है? आर्टिकल 32 में, और हाई कोर्ट में क्या दिया है? आर्टिकल 226 में, ठीक है। तो अब हम इस नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? जो हमारे रिट्स हैं, ठीक है। रिट्स को हम लोग डिटेल में समझेंगे, जैसे हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्टियोरारी, प्रोहिबिशन, ठीक है। ये सारे चीज़ को पढ़ेंगे डिटेल में, ओके। थैंक यू गाइज, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।